कनेक्टेड है। लिमिटिंग रिएजेंट को मैं यहाँ पे शॉर्ट के अंदर LR से रिप्रेजेंट करूँगा। आप ये एग्जाम में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करनी हो, कोई इक्वेशन दे रखे तो उसमें किसी भी रिएक्टेंट के नीचे ही लिख देना कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो देखो लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट लगा दी आपने, सीमा लगा दी कि इस सीमा को अब और अधिक नहीं लांघा जा सकता, ऐसा रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन होंगी वो सीमांत अभिकर्मक के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो एक देसी एग्जाम्पल मैं आपके सामने समझाता हूँ। जैसे मान लो 3 लोग हैं आपके पास में, 1 2 और 3, 3 लोग हैं और 3 लोग मिलके किसी भी बिजनेस को करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक जो पहला जो व्यक्ति है उस पहले व्यक्ति के पास में 5 रुपए हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास में 3 रुपए हैं, और एक जो लास्ट वाला जो व्यक्ति है उसके पास में कितने रुपए हैं, 100 रुपीज़ हैं। अब जो इन 3 जो कैंडिडेट हैं इनमें सबसे जो कमज़ोर वाला कैंडिडेट है वो कौन सा है, ये। इसकी कैपेसिटी है 5 रुपये लगाने की, इसकी कैपेसिटी है 3 रुपये लगाने की, इसकी कैपेसिटी है 100 रुपये लगाने की। ये व्यक्ति 100 रुपये लगा तो सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला सिर्फ 3 रुपये लगाएगा, तो इसके 100 रुपये का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ऐसे ही पहला वाला व्यक्ति है वो सिर्फ 5 रुपये ही लगा सकता है। तो जब 3 लोग हैं अलग अलग हैसियत के, जो जो सबसे कमज़ोर जो व्यक्ति है उस कमज़ोर व्यक्ति के पास में जितनी अमाउंट है उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा बराबर बराबर क्वांटिटी में। तो जब इसके 3 है तो ये भी 3 रुपये लगाएगा, और ये भी क्या लगाएगा, 3 रुपये ही लगाएगा। बाकी रुपए इसके पास में शेष बचे रह जाएंगे, इसके पास 2 रुपये बचे रहेंगे शेष, और इसके पास में 97 रुपीज़ शेष रहेंगे। इसके पास में कोई भी वैल्यू शेष नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसने पूरा का पूरा अपना कंट्रीब्यूशन बिजनेस में दे दिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिमिटिंग जो व्यक्ति है वो कौन सा है, ये सेकंड वाला। यही सेम कॉन्सेप्ट हमें केमिस्ट्री में अप्लाई करना है सीमांत अभिकर्मक में। तो देखो क्या है, सीमांत अभिकारक क्रियाकारी पदार्थ में वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में पूर्णतः संपन्न होने पर पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है, यूज्ड हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे 3 रुपए थे, 3 के 3 रुपए पूरे कंप्लीट इसके हो गए। तथा दूसरा क्रियाकारक आधिक्य क्रियाकारक कहलाता है, एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट कौन से हैं, पहला वाला एक्सेस में है और दूसरा वाला क्या है, एक्सेस में है। तो ये तो हो गई लिमिटिंग रिएजेंट की परिभाषा। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, a+2b गोज टू 3c + 4d। स्टोसियोमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए के मोल दे रखे हैं 1 मोल, बी के मोल दे रखे हैं 2 मोल। ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ए के कितने मोल हैं और बी के कितने मोल हैं, ये हमें स्वयं को अपने स्तर पर आइडेंटिफाई करना है। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे क्या रखा है, इसके 5 मोल दे दिए, इसके 8 मोल दे दिए, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करो कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से कौन सा है, ठीक है ना। एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपके पास में मोल आ गए, दे रखे हैं इसके 5 मोल और इसके 8 मोल। अब देखिए जब एक का 1 मोल रिएक्शन करेगा तो बी के 2 मोल रिएक्शन करेंगे, ए का यदि 2 मोल रिएक्शन करेगा तो बी के कितने मोल रिएक्शन करेंगे, 4 मोल रिएक्शन करेंगे। इसके 3 मोल हैं तो इसके 6 मोल, इसके 4 मोल हैं तो इसके 8 मोल, इसके 5 मोल हैं तो इसके कितने रिएक्शन करेंगे, बी के 10 मोल रिएक्शन करेंगे। कितने मोल रिएक्शन करेंगे, 10 मोल रिएक्शन करेंगे। लेकिन इसके दे रखे हैं यहाँ पर कितने, 8 मोल दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, बी। तो बी क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कभी भी देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी कम लिख रखी है, 5 मोल, इसके 8 मोल लिख रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। हमारे सामने जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। क्योंकि मैं इसके 5 मोल से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको कितने देने पड़ेंगे, बी को 10 मोल देने पड़ेंगे। लेकिन इसके पास 10 मोल नहीं है बल्कि कितने हैं, 8 मोल ही हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट।
अब अगर आपको इन क्वेश्चंस को देखते हुए यदि ये फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए एक ट्रिक आपको बताऊंगा। उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो कि दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लेकिन उसको हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को रूटीन वे में किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, 2a+3b गोज़ टू 4c+5d। रस समीकरण मिति के अनुसार इसके जो मोल दे रखे हैं, फर्स्ट के 2 मोल दे रखे हैं, सेकंड के 3 मोल दे रखे हैं, ये वाले ये हैं रस समीकरण मिति है। गुणांक ऐसे सी के 4 मोल हैं, बी के 5 मोल हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दी जाएगी क्वांटिटी, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा। उसको जब क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन में देगा कि ए के तो 10 मोल हैं और बी के 12 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, तो बताओ दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो चूंकि वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखिए ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, किसमें, मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, चूंकि लगा के सोल्व करना। तो देखो, चूंकि 2 मोल ए के 3 मोल बी के बना रहे हैं, 2 मोल ए के 3 मोल बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ए के 10 मोल बी के कितने मोल से रिएक्शन करेंगे, तो 10 मोल ऑफ ए है रिएक्ट विद 3/2 इंटू 10 इक्वल टू 15 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे बी के 15 मोल की रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पे हमें मोल दे रखे हैं कितने, 12। हमें रिक्वायर्ड कितना है, 15 मोल दे रखे हैं कितने, 12। दैट मीन्स ये एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जितनी भी रिएक्शन होंगी ए के रेस्पेक्ट में, 4c के रेस्पेक्ट में, या इस डी के रेस्पेक्ट में, वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, बी के अकॉर्डिंग होंगी। मतलब 4 या 5 जितने भी लोग हैं उनमें जो सबसे कमज़ोर होगा, सारी कैलकुलेशन सारी गणनाएं उसी के अकॉर्डिंग की जाएंगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पर, बी। अब देखिए एक प्रॉपर क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 25वां हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आप देखिए, जब 0.5 मोल आयरन का, किसका, आयरन का 0.5 मोल तथा 0.5 मोल ही किसका, ऑक्सीजन का, अभिक्रिया करते हैं तो कितने मोल Fe2O3 दिए जाएंगे या बनेंगे। तो देखो, आपको रासायनिक अभिक्रिया भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला बोल रहा है कि आयरन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और बना क्या रहा है, Fe2O3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Fe2O3। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। अब मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे आयरन के 1 मोल, यहाँ पे आयरन के कितने आ रहे हैं, 2 मोल आ रहे हैं। तो मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लगाऊँ। तो 2 लगाने से क्या होगा, आयरन तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आयरन 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 3 है। तो मैं अगर यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दूँ तो ऑक्सीजन के 3 2 जा 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 2 3। तो 3 को यदि मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दूँ तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के इधर भी 6, ऑक्सीजन के इधर भी 6, लेकिन आयरन के इधर 4 है, इधर आयरन का क्या है, एक ही है। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 4। अब इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, जैसे नीचे लिख रखी है। स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग आयरन के 4 मोल लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल लिए जा रहे हैं, और आपका जो Fe2O3 है उसके 2 मोल लिए जा रहे हैं। ये स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो सवाल है उस सवाल के अकॉर्डिंग आयरन के 0.5 मोल ही हमें रिएक्ट करवाने हैं, 0.5 मोल ही हमें ऑक्सीजन के रिएक्ट करवाने हैं, और हमें ये बताना है कि कितने मोल Fe2O3 के बनेंगे, ठीक है ना। इसका 0.5, इसके 0.5 और इसके कितने मोल बनेंगे, उसी तरीके से जैसे इसका 4 मोल, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बने। तो यहाँ पे भी चौकी वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। जब 4 मोल आयरन लिए जाते हैं तो ये अभिक्रिया करते हैं 3 मोल ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसका 1 मोल करेगा 3/4 से, तो इसका 0.5 मोल कितने से करेगा, 3/4 गुणा 0.5 मोल। ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई, किसकी, ऑक्सीजन की,
ठीक है, 4 मोल आयरन के 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो 0.5 मोल आयरन के ऑक्सीजन से कितने से क्रिया करेंगे, इतने से क्रिया करेंगे। ये ऑक्सीजन के लिए आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये जो गिवन जो वैल्यू है इस गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग आ गया हमारे पास। ये तो हमने आयरन के लिए कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हमें ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना है कि 3 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं 4 मोल आयरन से स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग। पहले तो क्या किया, 4 मोल आयरन के 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, अब कर रहे हैं कि 3 मोल ऑक्सीजन के 4 मोल आयरन से रिएक्शन करेंगे। अब आप सोचोगे सर इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके 4 मोल इसके 3 से कर ही रहे हैं, इसके 3 इसके 4 से कर ही रहे हैं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा क्योंकि दोनों का मोलर मास क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इनकी वैल्यू में भी क्या आएगा, फ़र्क आएगा। तो देखो 3 मोल ऑक्सीजन के 4 मोल आयरन से रिएक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्शन करेगा 4/3 मोल आयरन से, और ऑक्सीजन का 0.5 मोल रिएक्शन करेगा इतने आयरन से। तो ये मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू में और नीचे वाली वैल्यू के अंदर आप एक बार चेक कर लो कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किसकी वैल्यू कम आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ये एक टाइप का हमारे पास में क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जो आयरन है वो आयरन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। उसकी क्वांटिटी हमें क्या दे रखी है, हमें कम दे रखी है। तो ये एक बार यदि आपने पता लगा लिया लिमिटिंग रिएजेंट का, उसके बाद में जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखे हैं उस वैल्यू के आधार पे आपको क्या करना है, आगे का क्वेश्चन सोल्व करना है। ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये इतनी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन सिर्फ ये पता लगाने की है कि हमें किसके अकॉर्डिंग चूंकि का फॉर्मूला लगाना है, किसके अकॉर्डिंग चूंकि का फॉर्मूला लगाना है, आयरन के अकॉर्डिंग चूंकि का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो 4 मोल आयरन के बनाते हैं 2 मोल Fe2O3 के, तो 1 मोल आयरन का बनाएगा 2/4 इंटू, सॉरी इंटू नीचे आएगा, /4 Fe2O3। इसी तरीके से 0.5 मोल आयरन के, देखो यहाँ पे 0.5 मोल ले रखे हैं आयरन के, रिएक्शन करके बनाएंगे 2/4 गुणा 0.5, दैट मीन्स 0.25 मोल Fe2O3। ये Fe2O3 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया जा रहा है कि रिएक्शन जो हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है आपको। आयरन भी रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है, इसके 4 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे। तो मैं किसके अकॉर्डिंग बनाऊँ, इसके अकॉर्डिंग बनाऊँ या इसके अकॉर्डिंग बनाऊँ। तो मुझे किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लगानी है, आयरन के अकॉर्डिंग लगानी है, क्योंकि आयरन क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब आगे देखिए, आयरन के अकॉर्डिंग लगा दी रिएक्शन और हमारा आंसर क्या आ गया, 0.25 मोल हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखिए आप, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं यहाँ पे। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, जल की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2H2O। स्टोशियोमेट्री हमने यहाँ पे लिखी तो 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का और 2 मोल किसके हैं, वाटर के। लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रखा है, 4 मोल तो हाइड्रोजन के दे रखे हैं, 1 मोल किसका दे रखा है, वो सॉरी 8 ग्राम किसका दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है। अब हमें जो स्टोशियोमेट्री दे रखी है और जो गिवन क्वांटिटी दे रखी है, इस क्वांटिटी से हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, मोल आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्राम में मात्रा अपॉन मोलर मास। हमें ग्राम में मात्रा दे रखी है, हमें मोलर मास पता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे कि किसके कितने मोल अभिक्रिया करेंगे। तो पहले वाले का जब मोल निकाला तो 4 ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई 2 इसके मोल हैं, 2 मोल ले रखे हैं किसके, हाइड्रोजन के, तो इसकी वैल्यू आई है 2 मोल। इसके 8 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, इसका जो मोलर मास है वो मोलर मास क्या है, 32, किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो मोलर मास रख रखा है 2। एक चीज़ आप ये ध्यान में रख लें कि यहाँ पे जो स्टोशियोमेट्री में जो मोल दे रखे हैं वो मोल नहीं लिखे हैं मैंने यहाँ पर,
स्टोशियोमेट्री में जो मोल यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 और 1, ये मोल यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 2 लिख रखा है, तो आप ये ना समझ जाएं कि ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी। यहाँ पे देखो 32 लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम जो नीचे जो क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, वो क्वांटिटी कौन सी लिख रहे हैं, मोलर मास वाली। और मोलर मास फिक्स होता है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जिसके लिए भी हमें लेना है वो वैल्यू हमें नीचे लिखनी है। ग्राम में जो मात्रा क्वेश्चन में दे रखी है वो मात्रा हमें ऊपर रखनी है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 2 मोल आ रहे हैं और इस ऑक्सीजन के आ रहे हैं 1/4 मोल। दैट मीन्स इसके मोल क्या पड़ गए, कम पड़ गए। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारे पास में, ऑक्सीजन। अब हमें जो रिएक्शन करवानी है वो किसके अकॉर्डिंग करवानी है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग करवानी है। देखिए अब 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल H2O के देता है। 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल किसके दे रहा है, H2O के दे रहा है। इसलिए 1 मोल कितना देगा, ठीक है, 2/1, ठीक है ना। यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी लिखने की, 1 था इस वजह से। तो 1/4 कितना देगा, मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो क्या आ गया हमारे पास में 0.5 मोल H2O। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जल की मात्रा ज्ञात करनी है, तो ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो मान लो ग्राम के अंदर दे रखी है, लेकिन हमारे पास में जो ये आंसर आया है वो आंसर किस में आया है, ये मोल में आया है। तो इस मोल को हमें किस में बदल लेना है, ग्राम के अंदर बदल लेना है। ग्राम में फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है M/M। तो इससे ये वैल्यू निकाल लेंगे एन को और एम को मल्टीप्लाई करके। ये 0.5, ये 0.5 और 18 ग्राम क्या हो गया इसका, मोलर मास हो गया। तो आंसर निकल के कितना आया, 9 ग्राम आंसर निकल के आ गया हमारे पास में। इस तरीके से हमें लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर सोल्व करने हैं। अब जिस ट्रिक की अपन बात कर रहे थे उस ट्रिक का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का जो क्वेश्चन आया, उस लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में आपको गिवन अपॉन स्टोशियोमेट्री याद करना है। दिया गया अपॉन रस समीकरण मिति। दिया गया का मतलब यहाँ पे कितने मोल क्वेश्चन में दे रखे हैं और रस समीकरण मिति के अंदर के अकॉर्डिंग कितने मोल आ रहे हैं, उससे आपकी वैल्यू पता लग जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मतलब जिसकी कम वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब गिवन वैल्यू क्या लिखें हम, गिवन वैल्यू यदि आप ग्राम में लिखोगे तो नीचे स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग वैल्यू ग्राम में ही लिखनी है। यदि गिवन वैल्यू आप मोल में लिखोगे तो स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग वैल्यू भी किस में लिखनी है आपको, मोल में। क्योंकि स्टोशियोमेट्री को बताने की आवश्यकता क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन के आधार पे हमें अपने आप ही पता लग जाएगी। सिर्फ जो गिवन वैल्यू है वो गिवन वैल्यू आपको क्वेश्चन में वो देगा जिसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करवाना चाह रहा है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो मैं फटाफट आपको इस फॉर्मूले के आधार पे सबकी स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना बता रहा हूँ फिर से। सीमांत अभिकर्मक, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 मोल। यहाँ पे जो गिवन वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 8 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है गिवन अपॉन स्टोशियोमेट्री। तो यहाँ पे जब गिवन 5 है, स्टोशियोमेट्री 1 है, पेन चेंज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आया, 5, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आया, 5। इसमें गिवन क्या है, 8। स्टोशियोमेट्री कितनी है, 2, तो आंसर कितना निकल के आया, 4। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, ये बी। तो देखो अपने आप ही आ गया आंसर, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है हमारा, बी। और बी के अकॉर्डिंग हमें क्या करवाना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, 2A 3B 4C और 5D, ठीक है ना। अब यहाँ पे रस समीकरण मिति दे रखी है और गिवन मोल दे रखे हैं। इसके 10 मोल दे रखे हैं, इसके 12 मोल। तो गिवन है 10 रस समीकरण मिति के अनुसार, स्टोशियोमेट्री 2, ये आ गया 5। यहाँ पे कितना दे रखा है, 12 रस समीकरण मिति 3, तो यहाँ पे आ गया 4। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, बी। और देखो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ रहा है, बी। नेक्स्ट चलो, ये देखो गिवन अपॉन स्टोशियोमेट्री, गिवन वैल्यू कितनी है इसके लिए, 0.5। स्टोशियोमेट्री कितनी है, 4। इसमें गिवन वैल्यू कितनी है, 0.5। स्टोशियोमेट्री कितनी आ रही है, 3। तो
इसके अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, आयरन, क्योंकि आयरन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, कम। और यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, देखो आयरन। ये कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, एक अप्रोच डेवलप करने के लिए है। बाकी आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो कौन सा रखना है, गिवन अपॉन स्टोशियोमेट्री। इसी से आपका क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। कम वैल्यू जिसकी आएगी वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। गिवन अपॉन रस समीकरण मिति, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब गिवन अपॉन रस समीकरण मिति। ऐसे ही मैंने आपको बताया था तुल्यांकी भार, अणुभार, परमाणु भार, सूत्र भार अपॉन वैलेंसी फैक्टर, किसी का भी पूछो चाहे आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो लिमिटिंग रिएजेंट गिवन अपॉन स्टोशियोमेट्री, गिवन अपॉन स्टोशियोमेट्री, तो यहाँ पे मोल से हम क्या निकालेंगे, स्टोशियोमेट्री को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये भी मोल में है और ये स्टोशियोमेट्री भी किस में है, मोल में है। तो 2/2 किया आपने इस साइड में, तो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1। यहाँ पे मोल कितने आ रहे हैं, 1/4, और यहाँ पे मोल जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 1। तो गिवन मोल है 1/4, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हम करेंगे स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो वैल्यू कम किसकी आ रही है, देखो इसमें तो 1 आ रही है और इसमें कितनी आ रही है, 1/4। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। और देखो फिर रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग करवा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं। तो ये एक ब्रह्मास्त्र आपको याद रखना है, कौन सा, गिवन अपॉन स्टोशियोमेट्री, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, 90 किलोग्राम पानी से कितने ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है, H2O, H2 और हाफ O2। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है, और जब आपको पता है कि मॉलिक्यूल दे रखा तो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। 2 होते तब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके 1 मोल, दैट मीन्स इसके 18 ग्राम। इसके कितने बन रहे हैं, हाफ मोल, दैट मीन्स 16 ग्राम। देखो मोल ये रस समीकरण मिति के अनुसार दे रखे हैं। 1 मोल अगर होता तो ये 32 ग्राम होती है ऑक्सीजन, लेकिन आधा मोल है तो हमने कितना रखा है, 16 ग्राम। तो देखो चूंकि का फॉर्मूला लगा दो, 18 ग्राम H2O देता है 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम H2O देगा 16/18 ग्राम ऑक्सीजन। ये लो कितने ग्राम ऑक्सीजन आएगी, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है 90 ग्राम कितना देगा। तो देखो 90 ग्राम कितना देगा, 16/18 गुणा 90 बराबर 80 किलोग्राम ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में देख लेना, ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और आप देखिए, 900 ग्राम सल्फर को गलाकर SO2 बनाने के लिए एनटीपी पर कितने लीटर वायु की आवश्यकता होगी यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन का आयतन कितना है, 21% है। ऑक्सीजन का आयतन 100 में से 21%। जैसे ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिखा था कि 95% प्योर है, तो 100 के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन नहीं करवाई थी, बल्कि हमने 95 के अकॉर्डिंग की थी। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी 21% हम काम में लेंगे। तो देखो सल्फर को गलाकर SO2 बनाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर से क्या बन रहा है, SO2 बन रहा है। लेकिन SO2 बनने के लिए सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवानी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन देख लो, अब आप सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन करके SO2 बनाते हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोशियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग मोल क्या है, ये है। और ये स्टोशियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग जो मोल हैं, ये मोल आपको कहाँ रख लेने हैं, ये आपको इसके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे लिखने हैं, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। अब देखिए सल्फर दे रखा है 32 ग्राम, ये कहाँ से आया, इसके मोलिकुलर वेट से, एटॉमिक वेट से। ये 32 ग्राम है, ये किसके अकॉर्डिंग आया, इस 1 मोल के अकॉर्डिंग। मतलब अगर दोनों का 1-1 मोल है तो वैल्यू हमेशा मोलर मास के इक्वल होती है। दोनों का मोलर मास क्या होता है, समान होता है, 32। ऐसे ही SO2 कितना बन रहा है, 64 ग्राम बन रहा है। या ये गैस है तो ये 22.4 लीटर बनेगा, क्योंकि ये 1 मोल है। ऑक्सीजन के भी 22.4 लीटर बनेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, 1 मोल है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हमें क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है। 32 ग्राम सल्फर रिएक्शन करके
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे 22.4 लीटर दे रखा है। तो 1 ग्राम सल्फर रिएक्शन करेगा 22.4 डिवाइडेड बाई 32 लीटर ऑक्सीजन से, इसलिए 900 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा 22.4 अपॉन 32 इंटू 900। तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन निकल के आई वो निकल के आई है 630 लीटर ऑक्सीजन। लेकिन ये 630 लीटर ऑक्सीजन निकल के आई है वो निकल के आई है 100% के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है या ऑक्सीजन जो वायुमंडल में उपस्थित है वो कितनी है, 21% ही है। तो हमें इस 630 लीटर को 21% के लिए ही सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो 21 लीटर ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए आवश्यक वायु कितनी है, 100 लीटर। ये कहा है ना कि 21% प्योर है, तो अगर 21 लीटर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति करनी है तो वायु हमें चाहिए 100 लीटर, तभी तो 21% ऑक्सीजन मिलेगी। तो 630 लीटर ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए हमें कितने लीटर वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, वो होगी हमें 3000 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आपको क्या निकालने हैं, क्वेश्चन निकालने हैं। अब ये देखो हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पूरा हो गया। एक टिप मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। टिप क्या है, इसको याद रख लेना अच्छी तरीके से। मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी प्रश्न में, मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी प्रश्न में यदि अटक जाऊं, ये आप अपने लिए बोलोगे, मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी प्रश्न में यदि मैं अटक जाऊं तो सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करूंगा, वहीं से मुझे रास्ता दिख जाएगा। अब देखो मोल क्या है, मोल क्या है, एक पहाड़ी है इस तरीके से, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करोगे, आप पहाड़ी पे जाओगे, चोटी पे जाओगे, यहाँ पे, यहाँ से जाते आपको सारा व्यू नज़र आने लग जाएगा, नीचे क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, यहाँ क्या है। तो मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में मोल क्या है, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यदि किसी भी क्वेश्चन में अटक गए तो सबसे पहले आप किसकी कैलकुलेशन कर लो, मोल की कैलकुलेशन कर लो, आपको रास्ता अपने आप ही नज़र आ जाएगा, आप अपने आप ही क्या कर लोगे, क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो देखो, इफ़ देर इज़ एनी डाउट देन वी शुड कैलकुलेट मोल। ये एक टैगलाइन आपको ध्यान रखनी है मोल कॉन्सेप्ट की, कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले मैं किसको कैलकुलेट करूँगा, मोल को कैलकुलेट करूँगा।